क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, और क्या हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की मादी की तारीख नहीं है? हालांकि अंडर आर्टिकल 69 कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती जो कि फैसले असेंबली में होते हैं, स्पीकर्स के होते हैं, स्पीकर के असेंबली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करना है। डर किस चीज का है? इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने। हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है। बोल न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह 10:30 बजे से जो काम शुरू हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, अब 8 बज चुके हैं। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि वो ये काम कहाँ ख़त्म होगा। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, 2 अप्रैल को रात को फरमाया था, यानी अगले दिन 3 अप्रैल को वोटिंग थी, उन्होंने कहा था और कुछ होना हो कौम एंजॉय ज़रूर करेगी। तो 3 अप्रैल से कौम एंजॉय ही कर रही है। इमरान खान साहब को कुछ होगा ही ना हो, लेकिन कौम एंजॉय कर रही है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, बगैर किसी तमहीद के, सब जानते हैं आप जो चल रहा है मुल्क के अंदर। समी इब्राहिम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन इस्लामाबाद स्टूडियो में। समी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आमिर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब अगेन सीनियर एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और ये जो सियासी जोड़ तोड़ हुकूमतों के आने जाने की तारीख़, उससे बहुत करीब से देखते रहे हैं, और उसके बारे में मुजाहिद साहब से बात करेंगे। मुजाहिद साहब, सर आप ही से आगाज़ करता हूँ। सुबह 10:30 बजे जब शुरू हुआ मामला और हम भी पहुंचे असम्बली में, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, जो गालिब ने कहा था। तो आपको तवक्को थी कि 8 बजे भी हम बैठ के यही पूछ रहे होंगे कि होगा क्या? देखिए, एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और मैं इसलिए एहतियात से काम लूँगा क्योंकि बदकिस्मती से बड़े चैनलों के बड़े एंकर जब पार्टियां बन जाएं और लोग उनको देख कर करें, थैंक्स गॉड मैं इसलिए आज आपके साथ बैठा हूं और फॉलो भी करता हूं कि आपका चैनल जो है वो दोनों तरफ के व्यूज़ रख रहा है, तो इसमें बात करने में आसानी होती है और लोगों को शायद पहुंचाने में भी। वरना जब आप पार्टियां बन जाते हैं, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, सहाफ़ी, तो फिर बड़ा कन्फ्यूजन और ज़्यादा इबहम पै जाता है। और जब आप अपने मर्ज़ी की और ख्वाहिश के मुताबिक अपने न सिर्फ खबर चाहते हो बल्कि फ़ैसले भी देने का और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। अब ये दोनों लोग सीनियर बैठे हैं, लेकिन ये वाज़े तौर पर था, और ये डॉक्टर खालिद रांझा वकीलों के उस्ताद, जब उन्होंने ये कहा था मेरे सामने कि स्पीकर की रूलिंग को, वो तो ये कह रहे थे, 7 जजों ने कह दिया है पार्लियामेंट में कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। अब आज ये तो था कि सुप्रीम कोर्ट ये जो इन्होंने करा रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर की, उसको मुस्तरद तो कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कैसे तय करेगा कि आपको इस तारीख को इजलास बुलाना है, यहाँ से 3 अप्रैल से शुरू करना है, फिर आपको यहाँ इख्तिताम तक भी पहुँचाना है। यानी न सिर्फ ये कि इमरान खान का अब नोटिफिकेशन भी तो होगा ना कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ये स्पीकर भेजेगा ना, फिर उसके बाद फिर नए का इंतखाब होगा, तो फिर नया इजलास बुलाना था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आज आप ये भी फैसला करेंगे। तो वजह तौर पर यहाँ आकर आज देखा ना कि कौमी असम्बली में सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, और क्या हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की मादी की तारीख नहीं है जिसमें आप कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा कि भुट्टो के जुडिशल मर्डर से लेकर जस्टिस अनवारुल हक के फैसले तक, फिर इफ्तिखार चौधरी तक, जो आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ को आपने कहा कि इसे फांसी दो, तो हमने कहा कि जो जज ने 3 साल मुशर्रफ को दिए थे उसके लिए क्या हुक्म है। फिर अभी मियां नवाज शरीफ को जो ताउम्र के लिए, यानी मुजाहिद साहब आप ये फरमा रहे हैं उस फैसले के लिए क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस था मुजाहिद साहब, वो केस था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग, जो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को आप मनन कबूल कर ले, कैसे कबूल कर लें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी तो गलत होते हैं, और पार्लियामेंट में तो मैंने कहा ना, इसमें तो और ज़्यादा एहतियात करनी थी। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये इजलास चलते चलते रात के 12 बज जाएंगे
आज उन्हें ये स्पीकर जो हमें लग रहा है वो ये इनकार कर देंगे कि जी मैं नहीं आता, और तकारीर सुनने के बाद इजलास ख़त्म कर देंगे। जब इजलास वो ख़त्म कर देंगे जो तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा, तो कल ये फिर केस सुनाया जाएगा, और उसके बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं नया स्पीकर चुनो, ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, वो स्पीकर कायदे ऐवान लेगा। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को सदर क्या सुप्रीम कोर्ट बनाएगा? फिर कौन हल्फ लेगा प्राइम मिनिस्टर से? वो तो सदर से ही लेना पड़ेगा ना, और ये चंद दिन बाद होता है उसकी काबीना को। तो ये इतना आसान मामला नहीं, और खुदा ना करे जिस तरह जो डेवलपमेंट हो रही है, इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर बेड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कहीं खुदा ना करे कोई गैर मामूली सूरत हाल हमारे सामने ना आ जाए रात के पहले पहर में। राइट, ये तो आपने मजीद यानी बहरान दर बहरान, कुछ बहरान आपने क्रिएट कर दिए प्रोग्राम में मुजाहिद साहब, सभी साहब, ये तो सर काम गल बद गई है। नहीं देखें मुजाहिद साहब थोड़ा सा बहुत एक स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुजाहिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें जिस तरीके से डिक्टेट किया गया कि आप इतने बजे इजलास बुलाएं, आप ये करें, एक ही दिन में उसको ख़त्म करें, लीडर ऑफ द हाउस का भी करें। हाँ, तो ये असल में ये इशू ये बना है, और अब पार्लियामेंट खड़ी हो गई है, और मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उनमें भी जो बहुत सारे लोग हैं, ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, पार्लियामेंट की अगर बालादस्ती नहीं है, अगर आप पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात करते हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ऑर्डर करे कि आपने इतने बजे ये करना है, पूरी उसकी प्रोसीडिंग्स को काबू करने की कोशिश करे, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, ये तो किसी पार्लियामेंटेरियन को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बात सिर्फ अब नो कॉन्फिडेंस की नहीं रह गई, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में इन जजेस ने जो फैसला किया है वो हमें जो नज़र आया है, पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर हुई हैं, ना स्पीकर उनको मानने के लिए तैयार है, स्पीकर तो हाउस का कस्टोडियन है, तो वो जो सारा उनके लिए प्रॉब्लम ये बन गई असद कैसर साहब के लिए कि जो प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो सारा ऑर्डर आया है उसको वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए फटाफट रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई है, और वो मुझे नहीं पता पीर को अब मेरा ख्याल है वो लगेगी या अभी उसका पेपर फाइल हुए या नहीं हुए। तो ये जो क्राइसिस है ये बढ़ेगा। आपने बरेलवी साहब ने वेरी राइटली ही पॉइंटेड आउट कि पार्लियामानी डेमोक्रेसी में आप ये तो कह सकते हैं कि स्पीकर की रूलिंग जो है चले एक्सट्रीम सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि जनाब आप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, यहाँ तक तो वो होता तो बात ठीक थी। लेकिन अब जो अगला हिस्सा उसका आ गया है, अब जजमेंट अनडू ये तो नहीं हो सकता कि आधी हो जाए और आधी ना हो, आधी पे इम्प्लीमेंटेशन आप कर दें, आधी पे ना हो, तो ये देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, दोबारा इसका जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा, वगरना ये क्राइसिस है। और आज काबीना की मीटिंग है, उसमें वजीर आजम साहब जो खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अफवाहें चल रही हैं मुल्क में, तस्वीरें आ रही हैं, फलां दाखिल हो गया, फलां चला गया, अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों, ये इस तरह की चीज़ें जो क्यास क्रिएट किया गया, तो इसमें पार्लियामान बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल दो इदारे हमारे आमने सामने। अच्छा सभी साहब, रिव्यू पिटीशन पीर को लगती है, मंगल को लगती है, अदालत की मर्जी है, लेकिन जो अदालत ने अभी तक फैसला दिया उस पर स्टे नहीं है, हुकूमत को मिला, तो वो तो अभी इन एग्जीक्यूशन है। नहीं, वो तो उसको इनकार कर रहे हैं ना, वो तो उस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो तो फिर कंटेम्प्ट हो गई। तो कंटेम्प्ट की भी प्रोसीडिंग 2 महीने की है ना, कंटेम्प्ट में क्या हो सकता है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी भी जो कानूनी और आईनी राय हासिल कर लेते हैं। जस्टिस साहब, अब बात वापस चली गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो प्रे नहीं की गई थी शायद अदालत ने वो भी डायरेक्शंस या अहकाम दिए हैं, जैसा कि लीडर ऑफ द हाउस के इंतहा से कह दिया कि भाई ये भी इस तरह से होगा और इजलास जो है वो इसी सेशन में होगा। फिर अदालत ये नहीं कह सकती कि आप 9 तारीख को इजलास बुलाएंगे, सुबह 10:30 बजे बुलाएंगे, ये सारा पार्लियामान का काम है। हाँ, आप इतना कह सकते थे कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो स्पीकर की रूलिंग है, लिहाजा इसको हम नल एंड वाइड या वाइड एब्यूनिशो जो भी कहें, बाकी काम जो अदालत ने कहा वो मुनासिब नहीं था। जस्टिस साहब, शाइक उस्मानी साहब, आवाज आ रही है आपको सर? चले दोबारा डायल करें जी समीर साहब। तो ये अभी आते हैं दोबारा लाइन पे, तो उनसे हम पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस इशू हो गया इस वक्त, और पार्लियामेंट बिल्कुल इस मूड में नज़र नहीं आ रही। ये हमें स्पीकर साहब इस मूड में नज़र नहीं आ रहे, बल्कि जो न्याजी साहब हैं, अमजद न्याजी,
आपने देखा उन्होंने जो हल्फ है अपना उन्होंने वो पढ़ के 3-4 दफा पढ़ के बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उस पर कोई बात नहीं। अच्छा, जब वो हल्फ पढ़ रहे थे, हम प्रेस गैलरी में थे, हमने कहा ये हल्फ पढ़ने के बाद इन्होंने कुर्सी से उठ जाना है कासिम सूरी की तरह और रिजेक्ट अच्छा। उनका फ्लो वही लग रहा था। फिर उसके बाद आप देखें जो तकरीर शीरी मजारी साहबा ने की है। अच्छा, शाइख उस्मानी साहब आ गए। जी, आ गए जस्टिस साहब, आवाज आ रही है आपको? सर जी आ रही है। शाइख उस्मानी साहब, आप सुन पा रहे हैं? आ रही, कह रहे हैं आ रही। अच्छा, शाइख उस्मानी साहब, सर सवाल आपसे यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में बाज नाकिदीन की राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट को से जो दरख्वास्त नहीं की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी अहकामात जारी कर दिए। यानी केस था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक कि वो आईनी है या नहीं है, लेकिन अदालत उज़्मा ने यह भी कह दिया कि भाई लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब भी होगा, इसी सेशन में होगा, कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा, सेशन चलता रहेगा, फलां तारीख को होगा, 10:30 बजे बुलाया जाएगा। नाकिदीन कह रहे हैं कि ये पार्लियामान का काम था, अदालत ने पार्लियामान के काम के अंदर इंटरवीन किया। हेलो जी उस्मानी साहब। जी देखिए, जो जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, उनके पास तो जो केस गया था वो ये कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आया वो आइन के मुताबिक है कि आइन के मुताबिक नहीं है। अब उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला देगी तो उसके साथ इन कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब नो कॉन्फिडेंस वोट होता है तो उसके अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसके बाद इमीडिएटली एक लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट करना लाजमी होता है। तो इस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन कर दिया कि आप वोटिंग कराएं और उसके बाद फिर आप लीडर ऑफ द हाउस भी इलेक्ट करें इन केस ये जो वोट है वो फेल हो जाता है, जो सक्सीड हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सर वो तो देखें ना, एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस मौजूदा हटेंगे तो पार्लियामेंट वैसे लीडर ऑफ द हाउस नया लेकर आएगी। जी बरेलवी साहब कुछ फरमा रहे हैं। एहतराम सवाल कर सकूं? जस्टिस साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और इनके सामने कानून और अदालत की बात करना बड़ी बदतहजीबी की बात है। जस्टिस साहब, मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपने कहा कि ये दुरुस्त है कि ये जो फैसला उन्होंने कहा कि वो डिप्टी स्पीकर की मुस्तरद करते हैं, लेकिन उसके साथ ही जैसे इन्होंने कहा कि तारीख भी दें, लीडर ऑफ द हाउस भी बना दें और वो प्राइम मिनिस्टर भी बना दें, तो पास में क्या तमाम जुडिशरी के फैसले दुरुस्त होते हैं? बेशुमार फैसले गलत भी तो हुए ना, जुडिशियल मर्डर से लेकर। और फिर क्या ये अगर प्राइम मिनिस्टर वो बन भी जाएंगे तो सदर हल्फ तो सदर लेगा ना, सुप्रीम कोर्ट तो हल्फ नहीं लेगा ना हमारे जो नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर का। ये तो बहुत आगे बढ़ गए ना। फिर इसको फिर पार्लियामान की बालादस्ती जिसको रज़ा रब्बानी साहब बार बार दोहराते हैं हमारे सामने, वो कहाँ चली गई? और फिर मैं इससे ज़्यादा मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गालिबन इसीलिए और ज़्यादा आज रिएक्शन आया है और पार्लियामेंट में ओपन होकर बात हुई है और लोगों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले किए। मुशर्रफ साहब को क्या सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल नहीं दिए? क्या वो फैसला दुरुस्त था? फिर वो मैं नहीं कहूँगा, वो जो भुट्टो साहब का बार बार जिक्र होता है, ये अभी जो नवाज शरीफ साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ताहयात जो है उन्हें नाअहल करा दिया है, क्या फैसला दुरुस्त था? देखिए यहाँ पे मैं जी जस्टिस साहब उस बहस पे नहीं चल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस गया था कल, वो ये था सिर्फ कि एक डिप्टी स्पीकर को एक अंडर आर्टिकल 95 के तहत एक एक्शन लेना था और वो एक्शन उसने नहीं लिया। नॉर्मली जो होता है वो ये कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है असेंबली का, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करती है, उसे वोटिंग का दिन होता है, जो वोटिंग का दिन मुकर्रर हो गया था 3 अप्रैल, तो उस दिन वोटिंग करानी उसके लिए लाजमी थी। उसने वोटिंग नहीं कराई और उसको किसी बिना पर, जो भी बना थी जो भी उन्होंने ऑपोजिशन जो ये गवर्नमेंट पार्टी ने जो किया था, उसकी बिना पर उसने उसको कह दिया कि मैं नहीं कराऊंगा। तो क्या ये उसका एक्शन सही था कि नहीं था, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑपोजिशन गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि डिप्टी स्पीकर का ये एक्शन
हालांकि अंडर आर्टिकल 69 कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती जो कि फैसले असेंबली में होते हैं, स्पीकर्स के होते हैं, स्पीकर के असेंबली नहीं इंटरफेयर करती। लेकिन चूंकि ये उसका एक्शन जो था वो आइन के मावरा था, यानी आइन के बरखिलाफ था, इस वजह से वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट है उसको हक है कि उसमें इंटरफेयर करे। उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे वो कि उसका जो फैसला था वो सही नहीं था। अगर वो सही नहीं था, अब क्या करना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट के लिए करना लाजमी था, क्योंकि वो दिन गुजर गया था, 3 अप्रैल तो गुजर गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप उसी पोजीशन में आ जाएं 3 अप्रैल की, और वो करें, वोटिंग करें, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके वो ये हैं कि एक तो आप उसको वोटिंग करवाइए। वोटिंग में अगर नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जो है वो कामयाब हो जाती है तो उसके बाद अब लीडर हाउस भी इलेक्ट कर दें, क्योंकि बगैर उसके तो फिर भी क्योस हुकूमत नहीं होगी। तो वो उन्होंने सही फैसला किया था, क्योंकि लेकिन सर उसमें फिर आप बजा फरमा रहे हैं, कि तो अगर था ना, वो तो सारा तय है, खुद ब खुद वो आगे रिपरकशंस तो है ना उसके, कि अगर उसकी तो प्रे भी नहीं थी तो वो तो जाहिर है अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती तो फिर नया वज़ीर-ए-आज़म आना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ना भी कहे तो भी वो उसने आना है, और उसके वो प्रोसीजर्स में है। एक तासुर ऐसा आ रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इंक्रोच कर रही है पार्लियामेंट के इख्तियारात में, बिल्कुल एक उनको डिक्टेट करने की कोशिश की है। और इसमें थोड़ा सा मैं एक ये बात अर्ज करूंगा कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जजेस के एहतसाब के लिए, तो जो बड़े बड़े 2-3 अभी केस डिसाइड हुए हैं वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करने दिया, और खुद से उन्होंने बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ही सारा फैसला कर दिया। तो अमली तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी एक उज़्व मुअत्तल है। तो लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इंक्रोच कर रही है। ये आज पार्लियामेंट में ये बात हुई है, और श्री मज़ारी साहबा ने तो इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये किस तरह ये बात हो सकती है। तो ये एक आप समझते हैं अगर इससे अवॉइड कर लिया जाता तो भी मुनासिब था और यह बेहतर होता? नहीं, देखिए, यहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है एज ए जज, मैं ये कहूँगा कि जब जज के सामने कोई केस आता है तो वो उस केस को भी नहीं देखता बल्कि उसके रिपरकशंस को भी देखता है। वो चाहता है कि उसके रिपरकशंस को भी उसी आइन और कानून के तहत वो बता दे, डायरेक्शन दे दे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे ख्याल में ये गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, क्योंकि आपको मालूम है, फर्ज किया अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होती तो उस सूरत में तो ठीक है, नहीं कामयाब होती, लेकिन अगर कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करना लाजमी है। लेकिन ये पता था सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह सिचुएशन चल रही है उसमें हो सकता है कि अगर वो ये ना कहते तो वो उसके बाद वो नया जो लीडर इंतखाब करना है वो नहीं करते, उसके बाद और प्रॉब्लम्स होते। तो उन्होंने उस चीज को कवर कर दिया। नहीं चले तो फिर ऑपोजिशन के माइंड से सोचा, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑपोजिशन जो माइंडसेट दे रही थी उस माइंड से सोचा, उस अप्रोच, वो जो फिर ऑपोजिशन की अप्रोच और सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच फिर एक लग रही है, बड़ी हमआंगी है इसमें। नहीं, आप मेरे ख्याल में गलत समझ रहे हैं। कोर्ट इस वजह से नहीं देखती, कोर्ट नजर से देखती है कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जो वो फैसला करती है उसके रिपरकशंस को वो पहले से सोचती है और उसके मुताबिक डायरेक्शन। जस्टिस साहब आप साथ ही रहिएगा, आमिर जा साहब भी हैं। आमिर जा साहब, सर लाइटर नोट पे इसी हवाले से एक सवाल कि अदालतों में फैमिली कोर्ट्स में कई केसेस आते हैं, मियाँ बीवी के खुला के केसेस आते हैं, खातून खुला लेने गई, अदालत उसके हक में डिग्री कर देती है, लेकिन अदालत पर यह तो नहीं कहती ना कि अब तुम्हारी अगली शादी जो है वो फुला बंदे से होगी या शौहर से देर में होनी है, या तुम्हारी शादी जो है वो फुला औरत से होगी और फुला तारीख की होगी। ये तो नहीं अदालत कहती ना सर। भाई अमीर, इसके आपके सवाल में जवाब भी मौजूद है, और आपने इससे पहले जो सवाल किया था कि जो प्रेयर है उससे ज़्यादा जो हम लोगों ने, मैंने कुछ कई वकला से बात की, सीनियर तरीन लोगों से, तो आप प्रेयर से आगे नहीं जा सकते। अगर सवाल सिर्फ इतना सा था हिज़्ब इख्तिलाफ का कि जी डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो आईनी है या नहीं है, अब उससे आगे जाकर पूरा अगर आप मतलब है कोर्स प्लान बताएंगे, चार्ट करेंगे कि जी ये करना है, हाथ धोने हैं, फिर मुंह धोना है, जो भी एक बताया गया है, तो वो चीज़ जो है एक क्वेश्चन रेज करती है। लेकिन हमें एक और बात, ये तो खैर ज़ाहिर है कि ये तो जो है मैं माहिर जो कानून है वो इस पर बात करेंगे। हमें देखना ये बतौर सियासी मुबस्सिर और तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी के कि हमारी कौम इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइज है, हमारी यहाँ तकसीम बहुत खौफनाक हद तक गई हुई है।
अवामी सतह के ऊपर आप देखें कि एक अवाम का एक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि एक हुकूमती अक्सरियती पार्टी यकलख्त उसकी अक्सरियत को अक़लियत में कैसे तब्दील कर दिया गया। और वही कैसी जमहूरियत है कि जहाँ पर आप हॉर्स ट्रेडिंग को जायज़ करार दें और ख़रीदने बेचने को जो है वो जायज़ करार दें, और जो लोग करप्शन ज़दा हैं, नैब ज़दा हैं, टेंटेड हैं, वो यकलख्त जो हैं वो रियासत के जो है वो प्यारे हो जाएं और उनको तासुर ये लग रहा है कि जी वही वज़ीर आज़म होंगे, वही चीफ़ मिनिस्टर होंगे उनके बेटे। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस बात की। और उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो हमारी इदारे हैं, रियासती इदारे बशमूल हमारी जुडिशरी के, उस चीज़ को जो एक जज साहब बात कर रहे थे कि होलिस्टिक देखना, तो उस होलिस्टिक नहीं देखा उन्होंने ये नहीं देखा कि जी उनके इस फैसले के नतीजे में जो लग ये रहा है, तासुर ये गया है कि जी उन लोगों को। लेकिन आमिर साहब ये तो आमिर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन सभी साहब देखिए ना आमिर साहब, ये तो कैसे यानी हम प्री डिटर्मिन कर ले। देखिए लीडरशिप तो आपके पास यही है ना, पार्लियामेंट में से आपने लीडर ऑफ द हाउस लेना कौमी असम्बली में, उसमें एक तरफ आसिफ जरदारी हैं, बिलावल बन नहीं सकते, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है PMLN में से, उनकी बाकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप पे भी करप्शन के इल्जाम हैं। अब अगर इमरान खान और सवाल भी उठता है, अमीर मैं ये कहूँगा इसका मतलब है कि हमारे सियासी निज़ाम में बड़ा झोल है कि दुनिया भर में ये होता है कि अगर छोटा सा इल्ज़ाम भी हो तो आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। तो ये कैसी जमहूरियत है, कैसी पार्लियामेंट है कि जहाँ पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इंडाइटमेंट नहीं होने दे रहे। वहाँ पे तो कोई फुर्ती हमें नज़र नहीं आती कानून की, हमें कोई फुर्ती नज़र नहीं आती कि जी इन लोगों को जो है कई साल से केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर और जनाब इंडाइटमेंट नहीं हो रही है। तो भाई फिर तो सवाल उठेगा कि अगर यही भाई नून लीग में ऐसे भी तो लोग हैं ना कि जिनकी ऊपर कोई केस नहीं है, वो लोग आ जाए। आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान आप इसको कैसे किया जाए? इस्लामी आमिर साहब, ये जो गिवन सिचुएशन है सर जी, इसमें इसको कैसे रोका जाए? मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब हट गए, अब कैसे यानी क्या कोई कोहर्सिव मेजर से आप हम शहबाज शरीफ को बनने से रोक सकते हैं या आसिफ जरदारी को? मैं कह रहा हूं क्या फौज आए कि नहीं भाई कानून की बालादस्ती होगी और उस पर इंडाइटमेंट हो रही होगी, उसके केसेस डिसाइड हो रहे होंगे, तो नहीं बनना चाहिए था असूली तौर पर। तो सर वो तो 3.5 साल थे ना इमरान खान साहब के पास। इलेक्शन कमीशन शुड स्टेप इन ना, इसमें इलेक्शन कमीशन शुड स्टेप इन कि भाई अब आप क्लियर ही नहीं है, अभी आपके ऊपर इतने चार्जेस हैं, संगीन चार्जेस हैं, मुकदमात चल रहे हैं। आप तो अपने भाई की आपने जमानत दी कि वो वापस आ जाएगा, आप तो अमीन भी नहीं है। मैं आपको ये जो अभी बात की है ना इन्होंने, सॉरी मुझे ऐसा मुझे पता है आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं मुझे 1 मिनट सिर्फ दें फिर आपकी तरफ आते हैं। एक बात जो मैं आपको जरा मैं से हटके सियासत से एक अगर एक में एक थोड़ा सा मैंने कहा कि जस्टिस साहब जब मौजूद हो तो कानूनी नुक्ता लगाना अच्छा नहीं लगता। इस पूरी पार्लिमानी प्रोसीडिंग में ये भी मौजूद है कि तहरीक अदम एतमाद, ये तो उन्होंने नहीं, अगर कामयाब भी हो जाती तो उस वक्त वो सेशन ख़त्म हो जाता, उस सेशन में नया लीडर ऑफ द हाउस नहीं इलेक्ट होता, उसके लिए सदर दोबारा पार्लियामेंट का इजलास बुलाता। ये तो मैं ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने आज जो मुस्तरद की इस करारदाद को, ये इसके लिए फैसला सही है, दुरुस्त, लेकिन उसके बाद वहीं इजलास खत्म भी हो जाता है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, नॉमिनेशन पेपर होंगे फिर आर्टिकल 30 में ये मौजूद है, नॉमिनेशन पेपर नए दाखिल होंगे, उनकी नॉमिनेशन पेपर आएंगे, प्रोसेस होता है। ऐसे ही थोड़ी होता है कि जी आपने एक को हटाया और दूसरे को बना दिया, आपको पूरे एक प्रोसेस से गुजरना होता है। लोग खड़े हो गए, कहा ये लीडर ऑफ द हाउस है जी, नहीं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब संजरानी के लिए 64 लोग खड़े थे, जब बाद में जब हासिल के लिए जब थोड़ी देर बात हुई तो संजरानी के लिए 64 हो गए, हासिल के लिए 50 रह गए। अब ये क्या जरूरी है शरीफ के लिए भी 174 खड़े हों? वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाने के लिए यकीनन 174 नहीं 200 लोग खड़े हो जाएं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी वो लोग खड़े हों? दुरुस्त, इसके लिए नया बात सही है आपकी। अच्छा, इस और ये बिल्कुल ये पार्लिमानी रूल्स में है, ये खत्म हो जाएगा। आप पार्लियामेंट, हाँ आप सही कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, ये उन्होंने जो प्रिस्क्राइब जो रूल्स हैं उससे हट के उससे थोड़ा आगे, मुझे ये लगता है कि वो जो तरला प्रोग्राम था ना शहबाज शरीफ साहब का कि वो आ गया कि रब दे वास्ते, खुदा दे वास्ते मुझे एक दफ़ा मौका दे दें आप, तो उसमें मुझे लगता है कि वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया उस वक्त, और वो जो जजमेंट आई है वो तो अच्छा। फिर एक और सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ना उनको कोई नोटिस थे ना वो पार्टी थे, उनको डिसीजन से अचानक उनको बुला लिया गया, उनसे पूछा और उन्होंने कहा जी कि हम 7 माह चाहिए। आइन के तहत उस इदारे का फर्ज है कि जब भी इलेक्शन हो 90 दिनों में वो करवाना है।
अब वो जो स्टेटमेंट थी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वहां पर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो अपना जो काम था वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने जो आइन की खिलाफ वर्जी की वो बात कर रहे थे, उस पर अदालत ने कोई फिर उनको नोटिस नहीं दिया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं होगा। फिर एक और सवाल है भाई, सिंध हाउस के दरवाजे टूटने पर तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया और एडवोकेट जनरल सिंध आ गए और कहा कि एफआईआर में ये भी इनकॉर्पोरेट करो, लेकिन उस सिंध हाउस के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, जो दूसरी जमातों के सिंबल पर जीतने वाले लोग खड़े हुए थे, उसके बारे में कोई नोटिस नहीं लिया। उसका तो अभी साबित नहीं हुआ। अच्छा नहीं, उन्होंने वोट ही नहीं दिया अभी तक। सर वो उन्होंने ऐलान कर दिया टीवी पे, जब उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। हाँ। राजा रियाज ने कहा कि मैं नून लीग के टिकट से अगला इलेक्शन लड़ूंगा, उसके बाद अभी वोट देने की इंतजार की जरूरत थी। फिर एक सर जी, वो तो ये आप जो 63A है वो यही है कि अगर उसको डिटरमिन वो कर ले तो फिर वो सारे का सारा वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है उसको, लेकिन कोर्ट ने नहीं लिया। नैयर बुखारी साहब भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी सीनियर रहनुमा। नैयर बुखारी साहब, सर 10:30 बजे मामला चला है, अब रात के 10:30 होने वाले हैं, तो ये क्या आपको लग रहा है, क्यों ताखीर हो रही है? देखिए जी, ताखीर की बुनियादी वजह तो स्पीकर खुद है, और स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा। अगर वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्रोविजंस हैं आर्टिकल 187 के नीचे भी और जो 204 कंटेम्प्ट है उसके नीचे भी। तो ये स्पीकर की जिम्मेदारी थी, जो डायरेक्शन भी थी वो स्पीकर को थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट तो स्पीकर ने करना है। अच्छा, तो अभी आप हारी साहब, लेकिन अगर आपसे आप जब चेयरमैन सेनेट रहे हैं आप लोग जब चेयरमैन सेनेट होते थे, आप होते थे या रब्बानी होते थे, तो आप बड़े तवातुर से पार्लियामान की बालादस्ती वो जो हमारे रब्बानी के सुने भी जाते हैं, यही कहते थे ना कि हमें ये हमारे मामले में दखल नहीं दे सकते। अब जब सॉरी टू से पार्लियामान की बालादस्ती, अगर आप पावर में हो तो पार्लियामान की बालादस्ती का मतलब ये है कि आपकी तरफ फैसले हों, वही फैसले अगर खिलाफ हो तो फिर आप कहें सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करते हैं। और आप जब सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो हाफ सही है। वो उन्होंने दुरुस्त किया कि डिप्टी स्पीकर को रद्द कर दिया उसकी रूलिंग को कि तहरीक अदम जी वो, लेकिन उसको बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाने का नोटिफिकेशन भी तो निकालना पड़ेगा, फिर उसको लीडर ऑफ द हाउस के लिए नए कागजात नामजदगी भी तो मांगने पड़ेंगे ना। और फिर ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर इमरान खान को 176 लोगों ने निकाल दिया तो फिर 176 ही लोग शहबाज शरीफ को भी प्राइम मिनिस्टर मान लें। हो सकता है 8-9 लोगों का ज़मीर जाग जाए, वो ना माने आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, जैसा कि संजरानी के वक्त हुआ था। देखिए, बात यह है कि संजरानी के वक्त के बरेलवी साहब ये है कि संजरानी के वक्त तो ये था कि सीक्रेट बैलेट था। पहली बात यह है, ये सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है जो आर्टिकल 91 में है कि अगर 2 बंदे कंटेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लीडर ऑफ हाउस के लिए, तो अगर कोई बंदा रिक्वायर्ड नंबर 172 नहीं लेता तो सेकंड राउंड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सेकंड राउंड में जो मेजॉरिटी प्रेसिडेंट एंड वोटिंग होगी वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। फिर उसको 30 डेज में उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा। तो वो तो कोई इतना मसला नहीं है। आपने जो फरमाया पार्लियामेंट, बिल्कुल हम पार्लियामेंट की सुपरमेसी में बिलोंग करते हैं, लेकिन किसी ने ये डिटर्मिन करना है ना कि पार्लियामेंट का स्पीकर अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे तो फिर कोई फोरम तो है कि जो फोरम ये डिसाइड करता है। से फॉर एग्जांपल वोटिंग होती है, काउंट होता है जी, और वो डिफीट हो जाता है, और वो डिफीट के बारे में वो स्पीकर कहता नहीं ये डिफीट नहीं हुई है, तो विल कंटिन्यू इन ऑफिस। उसकी रेमेडी कहाँ है फिर? ये रेमेडी ऑब्वियसली कोर्ट के पास है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर कोर्ट तो रिजेक्ट कर चुकी है सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन। आप गए कोर्ट में वोट के हवाले से कि ये वोट रिजेक्ट हुआ, ये हुआ, तो वो तो हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है उसमें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया ना, वो फाइनल तो नहीं है, वो चैलेंज हो गया है। दूसरी बात आप सुने कि ये पर अभी तक की तो चैलेंज तो हो गया, लेकिन अभी तक तो फाइनलिटी उसी की है ना जो हाई कोर्ट का आया, वैलिड तो वही है ना, चैलेंज हो गया ना। लेकिन उसका कोई डिटर्मिन करने को तरीका तो है ना। कल कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर एग्जांपल किसी को क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगली किसी को डिक्लेयर कर दे तो वो कंटिन्यू करेगा। इसलिए कि
कोई जितने भी एक्ट्स हैं एग्जेक्टिव के, इवन पार्लियामेंट की बहुत सारी चीजें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है, दैट कैन बी एग्जामिन्ड। और ये जिस आर्टिकल का सहारा ले रहे हैं 69 का, तो प्रोसीडिंग की इरेगुलरिटी की बात है। यही अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटर्मिन किया और होल्ड वो फील करती है जजमेंट जो एपेक्स कोर्ट की है। एपेक्स कोर्ट ने ओपनली कल कहा है कि ये रूलिंग जो थी ये इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और उन्होंने एक्शन दे दी। अब उस एक्शन पे आप देखें कि आर्टिकल 187 में ये सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी कॉग्निजेंस ले सकती है और जिस एरिया में वो कोई रिस्पोंडेंट रहता है वहाँ की हाई कोर्ट ले सकती है। तो इन्होंने रिव्यू भी सुना, फाइल किया है। तो अगर स्पीकर आज तक नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कंटेम्प्ट जाएगी, कोर्ट नोटिस दे लेगी, तो फिर ये जवाब देता रहेगा। नहीं, कंटेम्प्ट नहीं जाएगी। आप लेकिन बुखारी साहब कोर्ट ने ये कहा था कि आप प्रोवोक नहीं कर सकते हैं सेशन को। कंटेम्प्ट कैसे adjourn करने में तो कोई पाबंदी नहीं है। आप फिर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, आप नया स्पीकर लाएं, नया डिप्टी स्पीकर लाएं। डोंट मिक्स इट अप। आप आर्टिकल 95 कोर्ट का पैरा 9 जो है ना, पैरा 9 पे ये है कि जी प्रोसीड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 कहता है वोट होगा। मेरी बात समझिए, पैरा 9 जो है ना रेलेवेंट इस जजमेंट का, वो आप पढ़ें। लेकिन ये पार्लियामान के इश्यूज हैं, वहां पर आपके पास रेमेडी भी है। जैसे बरेलवी साहब कह रहे हैं आप स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले हैं, आप निकाल सकते हैं, तो आप तो राह हमवार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बुखारी साहब अगर इजाजत दें, वेरी हम्बली आप ये समझते हैं कि इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई बंदा बैठा पीएम के पावर एक्सरसाइज करता रहे, क्यों करता रहे? नहीं, पीएम की पावर तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आप तो रास्ता खोल रहे हैं कि हर रूलिंग जो है स्पीकर की वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखे। तो पार्लियामान की बालादस्ती को तो आप खुद कंप्रोमाइज कर रहे हैं। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर रूलिंग की बात नहीं है। आप इस रूलिंग के बारे में क्यों, कैसे आप कह सकते हैं जब एक प्रेसिडेंस हो गई, बुखारी साहब जब एक प्रेसिडेंस हो गई तो वो तो बार बार करें, खून एक दफा मुंह को लग जाए केस तो बार बार। नहीं बरेलवी साहब, अभी जो जजमेंट आई है सुओ मोटो, देखिए इससे पहले प्रोसीडिंग थी। मसलन जो 80th अमेंडमेंट थी वो क्या था, कॉग्निजेंस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको 90th अमेंडमेंट लानी पड़ी। अच्छा बुखारी साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को हल्फ किससे लेंगे, सदर से लेंगे या सुप्रीम कोर्ट से लेंगे? सदर से लेंगे। सदर कहता है मैं नहीं लेता। नहीं, ही इज बाउंड जी, ही इज बाउंड टू टेक ये उसका जो ओथ है ना, वो अपनी ओथ देख ले जरा, वो आइन के मुताबिक काम करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप। रिलीज साहब सदर कैसे इनकार कर सकता है? सदर अगर कहे कि इस पे तो फर्दे जुर्म लगने वाली है, तो करप्ट आदमी है, मैं नहीं लेता इससे, फिर क्या होगा? वो कन्विक्टेड होता, फर्दे जुर्म की बात नहीं है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर जाद साहब अब आ जाए ना जरा ये फर्दे जुर्म वाली बात के ऊपर। सर मैं 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब पर फर्दे जुर्म लग रही है। एक और बात करना चाहूंगा मेरे बात साहब आपकी इजाजत से, वो ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा जोर पार्लियामेंट के अंदर यकीनन बहुत सारे टेक्निकल मसाइल हैं और कानूनी मुशगाफियाँ आप करते रहें कि जी ये आर्टिकल ये कहता है, वो आर्टिकल ये कहता है। पहली बात हमें समझना चाहिए कि एक लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर हो रही है और एक लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट से बाहर हो रही है। हमें मूड ऑफ द मूवमेंट, पाकिस्तानी स्ट्रीट क्या कह रही है, पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस वक्त जो है जो मुझे खदशा है कि चलें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो नो कॉन्फिडेंस भी चलें, जीत लिया इन लोगों ने, और मतलब है कि मुनर्रिफ अरकान के बल पे जीता, वफादारियाँ तब्दील करा के जीता, उसके बाद क्या होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ कि जिसको इमरान खान साहब ने या उनके हिमायती इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, वो टेक ऑफ से पहले ही इतनी मुतनाज़ा बन गई है कि उसका चलना, उसका बरकरार रहना बहुत मुश्किल है, उसका कोई अखलाकी जवाब नज़र नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट में तकरीरें आमिर साहब अगर आपके घंटे हों बात सर, अगर आपके इस आर्गुमेंट को बाय करें जी, अगर आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लें कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने कह दिया कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका की इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट बनने से पहले मुतनाज़ हो गई, फेयर इनफ, बाय कर लिया आपका आर्गुमेंट। मेरा नहीं है। फिर 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था सर, 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, 26 को सारी ऑपोजिशन ने कह दिया कि इमरान खान सिलेक्टेड है। उन्होंने भी तो 3.5 साल गुजार लिए ना, तो सिलेक्टेड गुजार सकता है, तो इंपोर्टेड क्यों नहीं गुजार सकता? अगर कानूनी मुशगाफियों से मेरे दोस्त हट रहे हैं
आप मेरा एक तो पहली बात है, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये जो है इमरान खान साहब का आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी जो उनका आर्ग्यूमेंट है उसकी पॉपुलर अपील है, अगर मैं अपने लोग उसकी बात सुन रहे हैं। और ये अगर जिसको सिलेक्टेड जब कहा गया था तो इमरान खान का वो ग्राफ नहीं था जो आज मैं अपने दोस्त आमिर ज़िया से जी फरमाइए, अगर मैं अपने दोस्त आमिर ज़िया से विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूँ कि क्या आज मकाफात अमल नहीं है, आप इस पहलू पे भी आए, आप कह रहे हैं ना कि चले कानून से निकलते हैं, अखलाकियात से निकलते हैं, अदालत से निकलते हैं, वही नहीं हो रहा जो भुट्टो साहब के साथ हुआ। जब आप इलेक्टेबल को लाएंगे, जब आप बूटर्स को लाएंगे, जब आप ये इन भाइयों को बार बार आजमाए को लाएंगे, जब आप बापों के बाप को मिलाएंगे, तो फिर आपके साथ यही होना था ना। मुझे एक जवाब देने दें, आखिरी बॉल तक आपके साथ रहेंगे। देखें, ये मसला जो है ना फर्द का नहीं है, ये पार्लिमानी निजाम का मसला है कि जिसमें हमारे यहाँ एक रिसर्च कहती है, सर बात सुन लें, इमरान खान का हमारी एक रिसर्च कहती है कि 60% हमारी जो सीट्स हैं वो डायनेस्टिक हैं। आप क्या करेंगे? आपके यहाँ वो बरादरी की बुनियाद पर और उसकी बुनियाद पर जो है इलेक्शन लड़े जाते हैं। आप तो तब्दीली के लिए आए थे ना? तो तब्दीली कैसे की वजह से साथ थे ना? इस सिस्टम में आप कर ही नहीं सकते, यही तो मैं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी के लिए आए थे ना भाई। 40% आपकी सीट जो है वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर, जो शहरी इलाकों की है, बाकी आपकी डायनेस्टिक सीट्स हैं। तो उसमें इमरान खान हो, यहाँ पे चेयरमैन माओ आके तब्दीली नहीं ला सकता, इमरान खान की बात कर रहे हैं। ये तो पार्लिमानी निजाम इस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नजर आ रहा है। वो जितना बड़ा क्राइसिस हुआ है वो इसी वजह से नजर आ रहा है कि पार्लिमानी निजाम जो है पाकिस्तान के कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। और जब भी आप देखें कि 73 से लेकर आज 2022 आ गया, आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं आती है, आदम इस्तेकाम रहता है। अगर पार्लिमानी निजाम बार बार नाकाम हो रहा है, पार्लिमानी निजाम वज़ीर आज़म को कमजोर कर रहा है, तो फिर ये एक्सक्यूज सिर्फ इमरान खान के लिए तो नहीं बनता ना, फिर ये एक्सक्यूज तो नवाज शरीफ के लिए भी बनेगा, ये एक्सक्यूज तो यूसुफ रजा गिलानी के लिए भी बनेगा। जब पीपल्स पार्टी के जमाने में एमक्यूएम कराची में लाशें गिराती थी और पीपल्स पार्टी मजबूर थी एमक्यूएम को साथ बैठाने के लिए, क्योंकि पार्लियामानी निजाम था, उनके पास अक्सरियत नहीं थी, सादा उनको साथ बिठाना पड़ता था। तो ये तो इमरान खान साहब फिर 3.5 साल में ना वो सदारती निजाम के लिए उन्होंने कुछ किया, ना उन्होंने इस पार्लियामानी निजाम के अंदर कोई हिलजुल पैदा की। अब आप आगे बैठ के 3.5 साल के बाद जब आप हिलने लगे, आपने कहा निजाम ठीक। जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा है वो कैसे तब्दीली लाएगा भाई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये हमें डिबेट इनिशिएट करनी चाहिए कि हम लोग जो हर वक्त लिप सर्विस देते हैं, नजर आ रहा है जो हम तमाशा। इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्सेप्ट करते हैं कि मुझसे गलती हुई, मुझे 2018 में इख्तियार देना नहीं था। ऐसे ही जैसे बेनज़ीर भुट्टो कहती हैं कि मुझे कहती थी कि मुझे 89 में नहीं लेना था। और अभी 6-8 माह पहले जब हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे 1 साल पहले इलेक्शन करा देना चाहिए थे। इमरान खान साहब के लिए बहुत बेहतर था कि इन बेसाखियों पर हुकूमत के इख्तियार को कुछ लोगों के वफादात की खातिर रखने के बजाय नए मैंडेट के साथ आते और ज़्यादा बड़ी अक्सर से जीतते वो। मगर देखें अब वो पुलों के नीचे समी साहब बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है। अब जो चैलेंज है वो ये कि ये जिस तरह से तब्दीली लाने की कोशिश की गई है, की जा रही है खरीदो फरोख्त के जरिए, उससे तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया ना। तो वो अब ठीक है कि इमरान खान की गलती है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो ये लोग कर रहे हैं उससे क्या मुस्तहकम हुकूमत आएगी, पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, पाकिस्तान में जो है कहते हैं इज्जत वक़ार में इजाफा होगा लोगों की? ऐसा तो नहीं होने जा रहा, हम लोग तो और मुश्किल में जा रहे हैं। तो बात ये थी कि अगर आप इंतखाबात करा लें, आवाम के पास जाएं, दैट वाज द बेस्ट कोर्स। जी, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी आई थी कि जो डिवाइडेड पार्लियामेंट थी और एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो मरहम रखती ज़ख्मों पर और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाता तो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में आसानी होती। लेकिन जो फैसला उन्होंने किया उसने तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही कंट्रोवर्शियल कर दिया है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बात हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियारात में तजावज़ किया है। इस वक्त अदम एतमाद का इशू अपनी जगह पे, एक इशू जो बिल्ड कर रहा है, जो बन रहा है, वो ये है कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो ये फाइल हुआ है, जो रिव्यू फाइल हुई है, उसमें आर्टिकल 69 के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जनाब आपने इंक्रोच किया, इसमें आपने जो कहा है वो हो नहीं सकता आइन के तहत। तो ये अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अभी वज़ीर आज़म काबीना का इजलास करने वाले हैं, ये सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो ख़तरनाक हो सकती है। एक ही वाहिद हल है जो जिसका आपने जिक्र किया, वो है इलेक्शन। अब जो न्यूट्रल हैं ये उनकी तरफ ये बॉल जा रही है, ये 90s वाला माहौल बन रहा है जिसमें फिर आए जनरल वहीद काकड़ और बिठाया सबको और कहा कि ये कर लें। मुझे ये लग रहा है कि वी आर गेटिंग क्लोज टू दैट पॉइंट कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट
विद इन पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर वर्सेस अपोजिशन, इस वक्त पूरी तरह हर तरफ झगड़ा है, डिवाइडेड है कौम, और बिल्कुल रियासत मफलूज होकर रह गई है, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उस पॉइंट पे बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बेहतरीन बात की, लेकिन मुझे खदशा ये कि बहुत सारों को रुखसत ना होना पड़े। मतलब है कि फिर ऐसी सिचुएशन ना हो कि मतलब वो कहें कि नहीं आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, और अब बात आगे चली जाए। खदशा उस बात के बहुत खतरनाक साहब, जो फसाद की जड़ है, ज्यादा खतरनाक सूरत है, जो फसाद की जड़ है वो प्राइम मिनिस्टर का वो साजिशी खत है जो फसाद की जड़ है, वही फसाद की जड़ है ना, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई ये सारे साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिरा के पावर में आना चाहते हैं, लिहाजा मैं ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेलाफाइडी हम इसको नहीं मानते, यही नुकता है ना। दुरुस्त साजिशी खत के ऊपर तो फौज कह चुकी है कि भाई इसमें कोई साजिश है ही नहीं है, ना इसमें कोई धमकी है। रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो जिम्मेदार लोगों के जो फोन आते रहे हैं वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन असल बात ये है कि या तो DGISPR ये आकर कह दें कि जनाब ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात कही है ये बिल्कुल फजूल बात है, हेड ऑन हेड हो जाएगा फिर। नहीं, हेड ऑन हेड के क्या मतलब फिर, DGISPR ये तो ज्यादा खतरनाक चीज है ना कि अगर आप जराए से अगर आप खबरें चलवाएं, अगर वो चलवा रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ही उन्होंने तो चलाई ना, वो तो कई उन्होंने एंकर्स ने उनसे सवाल किया, राइटर्स की स्टोरी आई नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं मालिक साहब ने सवाल किया DGISPR से, उन्होंने कहा कि हमारी वही पोजीशन है जो अलामिया की है, वो पहले की बात नहीं, उसके बाद DGISPR का कोई ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं आया, और मैं ये समझता हूं कि इदारों को इसमें ड्रैगन हमें नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की फौज जो है उसके बारे में ये जो बहुत सारे चैनल्स ने स्टोरीज चलाई कि जी इंतहाई जिम्मेदार ऑफिसर ने ये बात कही है, ये गलत है, ये अप्रोच गलत है। हमें अपने इदारों को सियासत में नहीं लाना, वो अगर न्यूट्रल हैं तो उनको न्यूट्रल रहने दें, क्योंकि दिस इज व्हाट द नेशन वांट। इमरान खान तो कहते हैं न्यूट्रल जानवर होते हैं। नहीं, अभी वो तो इमरान खान की पोजीशन है ना, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, मैं विदाउट गोइंग इनटू दैट डिबेट, अमीर अब्बास ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है, और ये पाकिस्तान और इसके जिम्मेदार सियासतदान हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक मौका था कि वो इसको हैंडल कर लेते, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ये बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जिसमें पार्लियामेंट ये समझ रही है कि उनके इख्तियारात को इनक्रोच किया गया है, ये मामला बढ़ेगा, ये मामला सेटल होने वाला नहीं है। किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अभी तक पाकिस्तान में इस बात को एस्टैब्लिश नहीं किया। अमीर एक मैं बात कह दूं अगर आखिर में कि अब एक सेकंड मुजाहिद साहब, मैं एक पॉइंट मुजाहिद साहब एक पॉइंट मैं रेज करके इसके बारे में मैं आपके पास आता हूँ। समी साहब, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि हाँ पाकिस्तान में सियासी साजिश हुई है, वो कॉन्स्पिरेसी हैचिंग अमेरिका ने की है। आपने डिमार्च दिया है अमेरिका को, उसमें साजिश, उसमें उन्होंने कहा है कि आप इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। इंटरनल अफेयर तो सर और 36 किस्म के हो सकते हैं। ये तो अब आप एक देखें ना, ये वो इस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, आपके पास वक्त कम है, मैं कहता हूँ कि जरा सुन ले, मुजाहिद साहब कुछ कह रहे थे। जी मुजाहिद साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब का नाम लेकर जिस तरह उन्होंने खत लहराया है, भुट्टो साहब ने तो राजा बाजार में खत लहरा के कहा था कि हाथी मेरा दुश्मन है, और वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी लिया था, फॉरेन मिनिस्टर का, स्टेट डिपार्टमेंट का। अब इमरान खान साहब यहाँ तक तो आ गए थे कि उन्होंने बाकायदा असद मजीद और उसका अब वो मरासला जो ख़त है वो दिखा भी दें, इसलिए कि हाथी तो अब आपको नहीं छोड़ेगा। आपने जब अगर उसके आप सामने आ गए तो अब ये जो है ना, इसकी मज़ीद मिस्ट्री न रखें, अब आप वो ख़त दिखाएँ, आपकी ज़िम्मेदारी है जिस तरह के दिखाई थी, क्योंकि अब इबहाम की बात नहीं, आपने क्लियर कर दिया है, और अगर नहीं दिखाया तो अपोजिशन को मौका मिलेगा कि जाली खत था या आप सिर्फ बैरूनी साजिश का कर रहे थे। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, इसको मामूली बात है ना। एक मुल्क पाकिस्तान बनाना स्टेट नहीं है, एक एटमी पावर का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ने बाकायदा कहा कि हम इस गवर्नमेंट को ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसमें बरेलवी साहब मेरी सबमिशन है कि इसमें रशिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा तौर पे ये बात कही है कि CIA ऑपरेशन के जरिए इमरान खान को हटाया जा रहा है। चाइना ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि सर्द जो जंग थी उसको अमेरिका शुरू कर रहा है, कि वहाँ पर जो है उनके हालात में मुदाखलत करके, जो वहाँ से हमें टर्की से जो टेलीफोन आया, इसके बाद एक और दोस्त ममालिक की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को, तो इसका एक बहुत एविडेंस मौजूद है कि वज़ीर आज़म जो बात कह रहे हैं उसको सपोर्ट दूसरे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। सर अमेरिका के खिलाफ तो गवाही भी कड़ी नहीं, रशिया और चाइना की गवाही, तो मैं अमेरिका के खिलाफ इसकी गवाही लाऊंगा। नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि इमरान खान पेश कर दें
या ये आर्ग्यूमेंट है कि जी हमारे और रियासती इदारे क्यों नहीं अमेरिका के खिलाफ पोजीशन ले रहे। बात ये कि हमें तस्लीम है, हमारे इदारों को भी पता है कि अमेरिका वर्ल्ड पावर है और पाकिस्तान की चॉइस नहीं है कि हम उससे कन्फ्रंटेशन में जाएं। तो जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं वो अपने आमिर भाई देखें, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि प्राइम मिनिस्टर एक बात क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरा नाम लिया गया, आपको चाहिए था कि इस्लामाबाद में तलब कर लेते। उसको कौन, आखिर कोई उसको साबित पे तो किसी फोरम पे भाई कोई ज़ईफ से ज़ईफ रावी कहीं साबित तो करना पड़ेगा। और कैसे साबित होगा? उनकी ज़बान से नहीं भाई, दावा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गए और इमरान खान साहब ने कल कहा है कि जी वो हमारे मैंने कोडेड वर्ड में केबल आया, मैं वो नहीं दिखा सकता। सर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा ये अपोजिशन वाले क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। अगर कोडेड वर्ड में आपकी एम्बेसी ने कोई चीज दी है आपको तो आप उसको रिवील नहीं कर सकते, उसके मतन को आप जारी कर सकते हैं। मतन दिखा दिया है, मतन के बारे में बात हो गई जिसमें डिस्प्यूट नहीं है, वो 20 साल बाद दिखाएंगे गालिबन। आमिर साहब, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के स्पाई चीफ ने बार बार कहा कि भाई कोई इन्वेस्टिगेशन, हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है इसमें साजिश नहीं है, हमें कोई क्लू दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं कह रहा हूं कि साजिश है, फला बातें हुई, साजिश है। वो कह रहे हैं कि जी हमारा पूरी दुनिया के अंदर हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे लोग हैं, हमारे सफीर हैं, हमला है, हमें कोई क्लू तो दें, हम सिरा तो पकड़ाए हमें साजिश का। प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे मैं कह रहा हूं साजिश है। कहां ऑफिशियली आखिर वो हमारी सिक्योरिटी अपरेटस ने ये कहा है कि जी हम मतलब उस चीज को तरदीद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जो एक पाकिस्तान जैसे मिड लेवल अगर वो ऑफिशियली सकती है, उसने डिमार्च कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आपकी एक स्टेटमेंट दे दी, इससे ज्यादा आप क्या चाहते करना? बात ही तो हमें अंदर पहले तो तहकीक इससे ज्यादा और क्या? जो लोकल ऑपरेटर, अगर आप मैं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा साजिश भी साबित हो गई, चले आमिर साहब साबित हो गई साजिश, आपने डिमार्च कर दिया, साजिश साबित हो गई। ये कैसे साबित करेंगे कि उसमें मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, उसी के लिए तो वो कह रहे हैं कमीशन बनाएं, ये अगला उसी की तो इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। ये तो कि जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करें इस अदम एतमाद को पेंडिंग करें। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो 7 तारीख को रूलिंग भी ये है स्पीकर की। न्यूज हेडलाइंस का कहा जा रहा है जी, न्यूज हेडलाइंस का कहा जा रहा है, ट्रांसमिशन जारी है जी, हेडलाइंस फिर बुलेटिन। मीनवाइल कैबिनेट की मीटिंग होगी, नई तफसीलात सामने आएंगी। 10 बजे दोबारा मिलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।